जय हिंद। आप सभी लोगों को हम स्वागत करते हैं अपने इस YouTube चैनल में। चलिए हम इसमें से हम कुछ देख चुके थे, आज हम देखेंगे गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में। अगले दिन हमने गोली दर्पण के बारे में देख चुके थे, आज हम गोली दर्पण के बारे में देख चुके थे, उसके प्रकार देख चुके थे। उसके दो प्रकार थे, एक अवतल दर्पण था, एक उत्तल दर्पण था। अब इससे संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में हम जानते हैं। अवतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, किस तरह का बनता है, कैसे वास्तविक बनता है, कैसे आभासी बनता है, इन सब के बारे में हम समझते हैं। देखिए, इन सब के बारे में समझने से पहले कुछ परिभाषाओं के बारे में हमें जानना होगा कि कौन सी कैसी परिभाषाएं होती हैं, यानी कैसे किरणें आती हैं और कैसे टकराने के पश्चात कहां से जाती हैं, किस तरह से होता है, ये हमें समझना होगा। चलिए हम समझते हैं। पहले हम अवतल दर्पण के लिए समझेंगे, फिर उत्तल दर्पण के लिए, क्योंकि इसमें देखो क्या कहा जा रहा है कि गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, यानी गोली दर्पण का मतलब होता है, गोली दर्पण दो था, यानी उत्तल और अवतल दोनों की बात की जाएगी। तो पहले हम अवतल की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम उत्तल की बात कर लेंगे। देखिए, इसमें से कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में हमें जानना है। चलिए देखते हैं। देखिए, इसमें से जो ये होता है, अगर इस पूरे को अगर बना दिया जाए, गोला बना दिया जाए, तो ये क्या होगा, बीच का ये क्या होगा, गोले का केंद्र होगा। इसे बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं, इस बिंदु को जो बोलते हैं उसे बोलते हैं वक्रता केंद्र। इस बिंदु को जो बोलते हैं इसे बोलते हैं वक्रता केंद्र। ये बिंदु जो होती है इसे हम वक्रता केंद्र बोलते हैं। और देखो, ये जो पॉलिश किया हुआ दर्पण है, अवतल दर्पण जो पॉलिश किया हुआ दर्पण है, इसमें देखिए ये इस तरफ और इस तरफ एकदम बीच में जो बिंदु है इसे बोलते हैं ध्रुव, यानी परावर्तक। ये तल, इसे बोलते हैं परावर्तक तल। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। इसे हम ध्रुव के नाम से जानते हैं। अब देखो, जहां से हम लीपे हैं, यानी लीपे का मतलब ये होता है यहां से जहां से परावर्तन किए हुए हैं, यानी परावर्तक बनाए हुए हैं, लाल ऑक्साइड का पेंट लगाए हुए हैं, पारे लगाए हुए, कुछ भी कहो, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की जो दूरी होती है, ये इसे कहते हैं दर्पण का द्वारक। क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक बोलते हैं। इसे दर्पण का द्वारक बोलते हैं, इसे हम दर्पण का द्वारक बोलते हैं। और ये वाली जो रेखा होती है, यानी जो ध्रुव, इसे जो क्या बोलते हैं, ध्रुव, और इसे क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, इसे हम मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं। इसे हम मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं। यहां तक तो क्लियर हो गया, इसमें इतना तक समझ में आया है। देखिए, और इसके बीच में यहां से यहां तक की दूरी, देखो अगर एक पूरा गोला बनाया जाए तो ये पूरा गोला बनता है, लेकिन यहां से यहां तक की दूरी क्या, केंद्र से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। लेकिन यहां से यहां तक की दूरी हमको बोलेंगे, इसे बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। यहां से यहां तक की दूरी क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को आर से लिखते हैं। ठीक है ना, इतना पता हो गया। जो सीधी वाली रेखा जाती है उसे हम बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। और जो ये दर्पण होता है, इसके बीच का जो बिंदु होता है, इसे हम ध्रुव बोलते हैं। नाम सिर्फ ध्यान रखना है, इसको रटना नहीं, सिर्फ समझना है। ये जो बीच का बिंदु होता है इसे ध्रुव बोलते हैं। ये वाली जो रेखा खींची हुई है इसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। और यहाँ पे जो बिंदु, बीच में जो बिंदु होता है, इसे बोलते हैं हम वक्रता केंद्र। और जो यहां से यहां तक की दूरी है, ये पूरा यहाँ ये जो किया हुआ है, परावर्तक किया हुआ है, यानी कलाई की गई है, यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी होती है उसे हम दर्पण का द्वारक बोलते हैं। इतना हमें पता होना चाहिए। अब हम उसी तरह इसमें भी आते हैं। इस वाली रेखा को सेम टू सेम वैसे ही है जैसे अवतल में है, वैसे ही उत्तल में बोलते हैं, दोनों सेम वैसे ही बोलते हैं। इस वाली रेखा को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। जल्दी से हम बता देते हैं किसको क्या बोलते हैं, इसे मुख्य अक्ष बोलते हैं। इसमें कहीं ना कहीं एक छोटा सा क्या होगा, बिंदु होगा, केंद्र होगा। केंद्र, अगर इसको पूरा गोला बनाया जाए
तो ये कहीं ना कहीं केंद्र होगा। इसे क्या बोलते हैं, सी, केंद्र को हम सी से लिखते हैं, इसे बोलते हैं वक्रता केंद्र। अभी बताया गया, क्या बोलते हैं इसे, वक्रता केंद्र बोलते हैं। और ये जो रेखा खींची गई उसे हम मुख्य अक्ष बोलते हैं, ये बताया गया। इस बिंदु को क्या बोलते हैं, जो यानी दोनों के बीच वाला जो बिंदु होता है इसे हम ध्रुव बोलते हैं। दर्पण का ध्रुव भी कह सकते हो या ध्रुव कह सकते हो, कोई भी कह सकते हो। यहां से यहां तक की दूरी को क्या बोलते हैं, यहां से ये तक की दूरी के क्या बोलते हैं, इसे हम दर्पण का द्वारक बोलते हैं। दर्पण का द्वारक बोलते हैं, दर्पण का क्या बोलते हैं, इसे हम द्वारक बोलते हैं। इतना तो हमें पता होना चाहिए, इतना पता हो गया। अब इसके आगे हम देखते हैं कि इसके आगे हम क्या देखना है। इतना तो समझ लिए ना, यानी जो सीधी वाली रेखा होती है उसे मुख्य अक्ष बोलते हैं, और यहाँ पे जो बिंदु होता है उसे हम बोलते हैं वक्रता केंद्र, जो केंद्र पर होता है यानी गोले के बीच में जो होता है उसे वक्रता केंद्र। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है उसे हम दर्पण का द्वारक बोलते हैं। ये जो बीच वाला बिंदु होता है इसे हम ध्रुव कहते हैं। ये अवतल में हो गया, उसी तरह उत्तल में। अवतल उत्तल दोनों में सेम टू सेम वैसे ही है, ज्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले भी सकते हो, और इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं है, इसको सिर्फ समझना है। देखिए ये चित्र बनाने के लिए काम आएगा, इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अब एक बात और समझ लेते हैं, इसके बाद हम एक थोड़ी सी बात और समझ लेते हैं। उसमें से क्या समझना है, चलिए इसी को हम मिटा करके मान लीजिए इसी में हम समझ लेते हैं, इसी में हम समझ लेते हैं। चलिए इसको इसी में समझ लेते हैं। देखिए एक बिंदु और होता है, यहां पे क्या होता है, सी होता है, लेकिन इसके बीच में एक बिंदु फोकस होता है, एफ फोकस, जिसे बोलते हैं फोकस। फोकस किसे कहते हैं, तो जो ध्रुव और केंद्र के बीच में होता है उसे ही हम फोकस कहते हैं। और कहा जाए फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को ही हम फोकस दूरी कहते हैं। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, यानी केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये सब तो पता ही हो गया है, ये सब तो जान ही गए हो। अब इसके आगे हम समझते हैं, अगर कोई रेखा ऐसे आ रही है यानी मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए पहले इसको समझ लीजिए, अगर कोई रेखा मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वो टकराने के पश्चात फोकस से जाएगी। क्या कहा हमने, कोई रेखा अगर समांतर आ रही है मुख्य अक्ष, इसीलिए कहते हैं कि इसको नाम पता होना चाहिए, नाम जरूर पता होना चाहिए, चाहे इसमें पता कर लो चाहे इसमें पता कर लो, दोनों का मान एक ही है, दोनों में सेम टू सेम वैसे ही सब कहते हैं, सबको वही नाम देते हैं, सिर्फ ध्यान से समझना है। अगर कोई रेखा मुख्य अक्ष, देखो ये मुख्य अक्ष है ना, इसी तरह ये आ रही है तो इसे बोलते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। अगर कोई रेखा मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वो टकराएगी यहाँ पे, क्योंकि इस तरफ क्या किया गया है, पेंट किया गया है। क्योंकि आपने शीशा देखा होगा, एक तरफ पेंट होता है ना, तभी तो आपका चेहरा दिखाई देता है, यानी तभी तो आप छोटे जब होंगे तब प्रकाश में ऐसे करते होंगे तो यहाँ से आती किरणें यहाँ से टकरा करके भाग जाती है ना। क्यों भाग जाती है, क्योंकि पीछे लाल साइड का पेंट किया होता है, पारे का पेंट किया होता है, इसलिए वो भाग जाती है, वहां से टकरा जाती है। उसी तरह इसमें भी ये मान लीजिए पेंट किया होता है, ये रेखाएं ऐसे आती है, अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी तो यहाँ पे टकराएंगे, और टकराने के पश्चात ये हमेशा फोकस से जाती है। अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वो टकराने के पश्चात फोकस से जाएगी, चाहे जिसमें हो। इसमें मान लीजिए अगर मुख्य अक्ष के समांतर आई तो ये टकरा करके ऐसे लौट जाएगी, लेकिन अगर हम यहां पर भी फोकस होगा, अगर हम इसको अनुभव करें कि ये अगर हम इसको थोड़ा सा पीछे लेकर आए तो कहां पे जाएगा, ये यहां फोकस से होकर जाएगा कि नहीं जाएगा, ये फोकस से होकर जा रही है, यानी फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। इसमें यहां से टकराई ऐसे चली गई, ये ऐसे निकल जा रही है, लेकिन अगर इसको हम पीछे ले आते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं कि ये कहां पे जाएगी, कहां पे मिलेगी, तो ये जाकर के फोकस से मिलती है, यानी ये रेखा टकराने के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, जबकि इसमें फोकस से यहां से टकराई और फोकस से होकर जाती है। देखो इसमें हमारा कहने का मतलब यह है कि अगर कोई रेखा मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वो फोकस से जाएगी, इतना बात ध्यान रखना है। कोई रेखा मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर का मतलब बता दिए हैं, ये जो रेखा है इसी के समांतर अगर कोई रेखा आ रही है तो वो टकराने के पश्चात फोकस से जाएगी, ये टकराने के पश्चात फोकस से जाएगी। और कोई रेखा मान लीजिए कोई रेखा फोकस से आ रही है, इसको मिटा देते हैं, चलिए समझते हैं उसके आगे।
मान लीजिए हम एक बना देते हैं अवतल दर्पण, एक और बना देते हैं, यहीं पे एक और अवतल दर्पण बना देते हैं। मान लीजिए अवतल दर्पण बना हुआ है, यहां से रेखा, मान लीजिए ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है। यहाँ पे क्या होता है, हमारा ध्रुव होता है, यहाँ पे क्या होता है, हमारा फोकस होता है, यहाँ पे क्या होता है, हमारा केंद्र होता है। अगर कोई रेखा फोकस से आ रही है, मान लीजिए कोई रेखा ऐसे फोकस से आ रही है, तो वो टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इतना दोनों बात ध्यान रखना है। अगर समांतर आ रही है तो फोकस से जाएगी, और फोकस से आ रही है तो वो समांतर जाएगी, इतना विशेष ध्यान देना है। अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, और फोकस से आ रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, इसका विशेष ध्यान रखना है। अब चलिए हम इसके आगे देखते हैं सवालों के बारे में। अब देखिए, अभी सवाल नहीं देखना है, बल्कि इसमें हम थोड़ा सा समझते हैं इसके आगे। अब हमें जो देखना है वो क्या देखना है, ये परिभाषाओं के बारे में हम इसलिए बता दिए क्योंकि आपको आगे चल के दिक्कत ना हो कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, ध्रुव किसे कहते हैं, दर्पण का द्वारा किसे कहते हैं, ये सब के बारे में तो जान लिए ना। अब हम देखते हैं क्या, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। गोलीय दर्पण, क्या, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, ये हमें देखना है। यानी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी को किससे लिखते हैं, एफ से लिखते हैं, और वक्रता त्रिज्या को आर से लिखते हैं। यानी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में हमें संबंध देखना है, ये देखना है। देखिए ये कब होता है, मान लीजिए ये हमारा अवतल दर्पण पहले बना लेते हैं। जैसे ही गोली, एक बात ये ध्यान रखो कि गोली दर्पण अगर कह रहा है तो जान लीजिए कि अवतल और उत्तल दोनों की बात कर रहा है। नहीं तुम सोचते रहो गोली दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण कैसे बताया गया, ये नहीं। इसमें देखना है कि गोली दर्पण का मतलब होता है उसमें अवतल और उत्तल दोनों आएगा, यानी अवतल उत्तल दोनों की बात कर रहा है, इतना ध्यान रखना है। तो ये गोली दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में हमें संबंध बताना है कि क्या संबंध होता है। देखिए इसमें क्या होता है कि मान लीजिए हमारा फोकस, ये हमारे क्या हो गया, ये अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। देखिए गोलीय दर्पण यानी फोकस और वक्रता त्रिज्या में संबंध कब होता है, जब ये दर्पण का द्वारक, क्या होता है कि जब ये दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या से जब छोटा होता है, इसकी अपेक्षा, यानी वक्रता त्रिज्या ये ज्यादा बड़ी होती है। मान लीजिए यहां पे ले लिया गया, तो ये क्या हो गई, ये संबंध कब दर्शाया जाता है कि जब दर्पण का जो द्वारक है वो वक्रता त्रिज्या से क्या हो, छोटा होता हो। यानी ये वाला छोटा हो और ये वाला क्या हो, बड़ा हो, तभी ये लागू होता है। तब वो जो होता है वक्रता, तब जो फोकस होता है वो हमारी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी फोकस जो होता है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होता है, आधा होता है। ये हमें बताना है कि कैसे होता है इसके बारे में, यानी यह बराबर r/2, इसको हमें प्रूफ करना है कि कैसे ये होता है। पहले अवतल के लिए देखेंगे, फिर उसके बाद उत्तल के लिए देखेंगे। तो ये हमने अवतल दर्पण बना लिया है। अब इसमें हम समझते हैं कि इसमें सबका नाम दे देते हैं। मान लीजिए इसे हम क्या बोलते हैं, सी केंद्र बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हमारा ध्रुव होता है। मान लीजिए ये M1 और यहाँ पे क्या लिखा गया है, M2 दिया गया है। तब देखो हमने क्या बताया था कि मुख्य अक्ष के समांतर रेखा आएगी तो फोकस से होकर जाएगी। तब मान लीजिए कोई रेखा मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो ये टकराने के पश्चात ये फोकस से गई, फोकस से चली गई ना, ये हमारा हो गया, फोकस से चली गई। अब देखिए इसमें हमें क्या समझना है, इसमें हमें क्या समझना है, ये हमें थोड़ा सा विशेष ध्यान देना, थोड़ा समझना है, बस थोड़ी सी बात है।
अगर मुख्य अक्ष के समांतर लाइन फोकस से जा रही है, इतना हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर लाइन फोकस से चली गई, इतना हो गया, इतना हो गया। तो देखो जब हम दर्पण पढ़ रहे थे, जब प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे थे, तो जब आपतन कोण यानी आने वाली किरण का कोण और जाने वाली किरण का कोण अगर हमें ज्ञात करना होता था तो हम क्या करते थे, बीच में एक 90 डिग्री का क्या अभिलंब बीच में डालते थे। तो यहां इसके बीच में क्या एक अभिलंब डाला जाएगा, एक अभिलंब, ये मान लीजिए अभिलंब हो गया, अभिलंब हो गया। तो अभिलंब में इस तरफ कोण क्या बनेगा, कोण आई बनेगा, और इस तरफ कोण क्या बनेगा, कोण आर बनेगा। क्यों बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि आने वाली किरण और अभिलंब, ये अभिलंब है, इसके बीच का जो कोण होता है उसे आपतन कोण कहते हैं और उसे आई से लिखते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं, उसे आर से लिखते हैं। तो यहाँ पे आई कोण बन गया, यहाँ पे आर कोण बन गया। मान लीजिए इसको नाम दे देते हैं, यहाँ पे ए बिंदु है, कौन सा है, ए बिंदु। ये देखिए त्रिभुज, ये हो गया, ये हमारा क्या डाला गया है, ये हमारा क्या डाला गया है, अभिलंब डाला गया है। क्यों, क्योंकि उस अभिलंब से क्या मापा जाता है, हमने बताया था कि अभिलंब से आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है, यानी इसको और इसको, दोनों कोण को क्या कर सकते हैं, हम माप सकते हैं, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण को माप सकते हैं, इसलिए इसको बनाया गया है। अब देखिए इसको हमें सिद्ध करने के लिए देखिए सबसे पहले क्या किया गया कि एक रेखा यहां से यहां से आई, उसके बाद क्या किया कि एक अभिलंब डाल दिया गया। क्यों, क्योंकि कोण पता करने के लिए आने वाली किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे आई कहते हैं, और जाने वाली किरण के बीच में कोण बनता है उसे आर से व्यक्त करते हैं। और देखिए अब देखिए त्रिभुज ए सी एफ, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए सी एफ, ए सी एफ में, कौन सा त्रिभुज ए सी एफ में देखिए ये वाला, ये यहां से ऐसा, ये यहां से ऐसे ऐसे ऐसे, ये वाला त्रिभुज देखा ए सी एफ, ये एक त्रिभुज बन रहा है। देखिए एक बात पहले समझते हैं, अगर कोई रेखा ऐसे दी गई है, अगर जितना कोण यहां पर बन रहा है उतना ही कोण यहां पर बनेगा। इस तरह का कोण जब बनता है तो इसे बोलते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या बोलते हैं, एकांतर कोण, यानी एक तरफ इस तरफ मुंह हो और एक तरफ का उस तरफ मुंह हो तो उसे बोलते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण यानी ऐसे कोई एक कोण बना हो, एक ऐसे कोई कोण बना, एक ऐसे कोई कोण बना, तो जितना यहां कोण बनेगा उतना ही यहां कोण बनेगा। किस कोण से, एकांतर कोण से। एकांतर कोण का अगर ध्यान रखना है तो ये समझिए कि एक का मुंह इस तरफ होता है, दूसरे का मुंह इस तरफ होता है, तो इस तरह को कोण क्या बोलते हैं, एकांतर कोण बोलते हैं। अब देखो यदि जितना कोण यहां बनेगा उतना ही कोण यहां बनेगा। उसी तरह इसमें देखिए ये वाली रेखा गई है ऐसे, फिर ऐसे आने के बाद ये ऐसे चली गई है, यानी ये जहां कोण आई बन रहा है उसी तरह ये वाला कोण बनेगा। जैसे यहाँ पे इतना कोण बन रहा है, ये वाला देखिए यहाँ पे इतना कोण बन रहा है, वैसे ये वाला यहाँ पे उतना कोण बनेगा, यानी यहाँ पे कितना कोण बन जाएगा, कोण आई बन जाएगा। किस कोण से, एकांतर कोण से। क्या लिख सकते हैं, ए सी एफ, कोण ए सी एफ इजुकल टू क्या हो जाएगा, आई। किस कोण से हो जाएगा, किस कोण से हो जाएगा, एकांतर कोण से हो जाएगा। ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। अब देखिए हमने परावर्तन के नियम में क्या बताया था, परावर्तन के नियम में क्या बताया था, यही बताया था कि आई जो होता है वो आर के क्या होता है, बराबर होता है। अब देखिए ये वाला जो कोण होगा इस वाले कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कौन सा कोण, आपतन कोण जो होगा वो परावर्तन कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी देखिए किस कोण से, आपको बताया गया था कि जब परावर्तन के नियम पढ़ा रहे थे तो आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं, तो क्या हो जाएगा, यदि जितना कोण ये सी पे बन रहा है उतना कोण यहाँ के किस पे बनेगा, ए पर बनेगा। तो ये क्या लिख सकते हैं, ए सी एफ,
कोण ए सी एफ इजुकल टू क्या लिख सकते हैं, ए सी एफ इजुकल टू सी ए एफ, क्या लिख सकते हैं, कोण सी ए एफ। देखिए इस तरह जब तीनों लिखा जाता है तो ये बीच वाला कोण माना जाता है, जो बीच वाला होता है बीच पे ही कोण बनता है हमेशा, यानी ए पे और सी पे कोण बन रहा है, ए पे और सी पे दोनों कोण क्या है, आपस में बराबर है, इसलिए इस तरह लिया गया है। किस कोण से हो जाएगा ये, किस नियम से हो जाएगा, किस नियम से हो जाएगा, अरे भैया किस नियम से हो जाएगा, परावर्तन के नियम से। क्या लिख सकते हैं, परावर्तन नियम। किस नियम से हो जाएगा, परावर्तन नियम से हो जाएगा। जब परावर्तन नियम से हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, एफ जो होगा वो एफसी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि जितना कोण यहाँ पे बन रहा है उतना कोण यहाँ पे बन रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ जो होगा, एफ जो होगा, एफ जो होगा वो एफसी के क्या हो जाएगा, एफसी के बराबर हो जाएगा। अब देखिए अगर इस ए बिंदु को और निकट लाया जाए, यदि ए बिंदु को और निकट लाया जाए तो क्या ए जो है वो एफ के बराबर हो जाएगा, पी जो है वो एफ के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यानी एफ और पी एफ दोनों बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर दोनों को एकदम पास ले आया जाए, एकदम पास, इसके एकदम पास ले आया जाए तो क्या लिख सकते हैं, यदि ए बिंदु ध्रुव पी के निकट हो, ध्रुव पी के निकट हो, तो यदि ए बिंदु जो है वो ध्रुव पी के निकट हो तब क्या हो जाएगा, एफ जो होगा वो पी एफ के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बताओ बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बराबर हाँ हो जाएगा। तब हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से इसको समझना है, पी एफ बराबर क्या लिख सकते हैं, पी एफ बराबर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एफ पी एफ जो है वो एफ के बराबर है, यानी ये दोनों बराबर है, और एफ जो है वो एफ सी के बराबर है, यानी पीएफ के स्थान पे एफ लिख सकते हैं और एफ के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, एफ सी लिख सकते हैं, यानी पीएफ बराबर कितना लिख सकते हैं, एफ सी, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, एफ सी, यानी एफ सी दोनों क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, पी एफ जो हो रहा है और एफ सी जो हो रहा है दोनों क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। या हम लिख सकते हैं इसके बराबर में कर लिख सकते हैं, ये पीसी का आधा कर देंगे तो बताओ, अगर पीसी का इस पूरे का हम आधा कर देंगे तो बताओ इतना ही तो बचेगा, पीएफ ही बचेगा कि नहीं बचेगा, यही पीएफ हो गया। अब पी से एफ के बीच की दूरी की क्या होती है, एफ होता है, इसके बीच की दूरी क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं, और पीसी यानी पी और सी के बीच की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या आर बोलते हैं। तो ये आर और बटे 2 है तो 2, ये हमारा प्रूफ हो गया, यही हमें प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया। इसमें सिर्फ यही समझना है, थोड़ा सा समझना है, पहले एकांतर कोण देखना है, उसके बाद परावर्तन कोण देखना है, ये दोनों बराबर हो जाता है तब ये वाली रेखा एफ जो होती है वो एफ सी के बराबर हो जाती है, ये देख लेना है, कर देना है। अगर ये बिंदु और निकट होता तो जो ए एफ है वो पी एफ के क्या हो जाता, बहुत ज्यादा बराबर हो जाता, पूरी तरह से बराबर हो जाता। तब क्या लिख सकते हैं, एफ इस तरफ भी है इस तरफ भी है, यानी इसके बराबर एफ सी भी है, इसके बराबर पी एफ भी है, यानी पी एफ बराबर हम एफ सी लिख सकते हैं, पी एफ बराबर एफ सी लिख सकते हैं। और इसी पी एफ को एफ सी को, पी एफ जो है वो एफ सी के बराबर है, यानी जितना ये है उतना ही ये है। अगर इस पूरे को आधा कर दे तो ये हमारा पी एफ आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अगर यहां से यहां तक की दूरी 10 है तो इसका आधा करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा, 5 ये आएगा, 5 ये आएगा। तो उसी को ना लिख करके एफ सी ना लिख करके, ये एफ सी ना लिख करके या पी एफ ना लिख करके क्या लिख दिया गया, सीधा सीधा पी सी बटे 2, और इसी पी सी को क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, और बटे 2 है तो 2, और ये पी से एफ इसके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं।
ये हमारा प्रूफ हो चुका है। देखिए इसमें हिंदी थोड़ा सा ऊपर अगर लिखना चाहो तो हिंदी भी लिख सकते हो कि क्या लिख सकते हो, एक अवतल दर्पण है जिसमें एक रेखा मुख्य अक्ष के समांतर आती है और ए से टकराने के पश्चात फोकस एफ से होकर जाती है। हमने सी से ए पर एक अभिलंब खींचा और इसमें क्या कर सकते हैं, सी ए यहाँ ओ नाम दे सकते हैं, सी ए ओ आपतन कोण और सी ए एफ परावर्तन कोण बन गया। उसके बाद ये सब लिख सकते हो, बस हो गया और कुछ नहीं करना है। नहीं इतना भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना हो गया। अब हम देखते हैं उत्तल दर्पण के लिए क्या होता है, समझते हैं उत्तल दर्पण के लिए क्या होता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो उत्तल दर्पण के लिए। इसके बाद हम समझते हैं कि उत्तल दर्पण के लिए कैसे करते हैं। चलिए हो गया। अब हम देखते हैं उत्तल दर्पण के लिए। ये तो था अवतल दर्पण के लिए, हमें देखना है अब उत्तल दर्पण के लिए। सूत्र यही होता है, यही हमें सिद्ध करना है, F बराबर R/2 ही सिद्ध करना है, लेकिन अब उत्तल दर्पण में सिद्ध करना है, उत्तल दर्पण के लिए। अब हमें उत्तल दर्पण के लिए देखना है। देखिए उत्तल दर्पण, पहले एक उत्तल दर्पण बना लेते हैं। ये उत्तल दर्पण बन गया। इस वाली रेखा को मुख्य अक्ष बोलते हैं। यहाँ पे एक क्या होता है, केंद्र होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक फोकस होता है। इसी तरफ तो होता है, इसके अंदर ही तो, गोले के अंदर ही तो होगा ना, कि इस तरफ हो जाएगा, इस तरफ नहीं होगा। फिर क्या किया गया, मुख्य अक्ष के समांतर एक रेखा ले आई गई। ये टकराने के पश्चात कहाँ, बाहर चली जाती है। लेकिन अगर इसको पीछे खींच के ले आते हैं, एक हम आभास करते हैं कि ये कहाँ पे जा सकती है, तो ये फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। कहां से, ये फोकस से आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। यहां से आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। मान लीजिए ओ से आ रही है और ये मान लीजिए यम1 है, इसे यम2 मान लेते हैं। यहां पे बिंदु क्या मानते हैं, पी मानते हैं। जहां टकराती है इसको बिंदु हम नाम ए दे देते हैं। अब देखिए ये तो हो गया ना, लेकिन हमने क्या कहा था कि कोण को मापने के लिए बीच में क्या खींचते हैं, एक अभिलंब खींचते हैं। तो एक मान लीजिए इसके बीच में क्या खींच दिया गया, एक अभिलंब खींच दिया गया। इसके बीच में मान लीजिए ये एक अभिलंब खींच दिया गया, ये हो गया। इसको पीछे ले आए हैं, ये अभिलंब खींच दिया गया और इसको बिंदु क्या मान लिया गया, ए बिंदु मान लिया गया। इसके बीच के कोण क्या बोलेंगे, आई। इसके बीच के कोण क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे। ये कोण को मापने के लिए उसमें भी किए थे, इसमें भी करेंगे। देखिए ये बीच से ही खींचा गया, उसमें भी बीच से खींचा गया था, और जब परावर्तन पढ़ा रहे थे उसमें भी बीच से ही खींचा गया था। हमेशा 90 डिग्री पर खींचा जाएगा, एकदम सीधा खींचा जाएगा। देखिए एकदम सीधा ही खींचा गया है, और उसमें भी एकदम सीधा खींचे थे, और उत्तल दर्पण में देख लीजिए एकदम सीधा खींचा गया है। अब देखिए थोड़ा समझना है। देखिए एक कोण समझते हैं। अगर कोई कोण ऐसे दिया गया है और मान लीजिए कोई कोण इस तरह दिया गया है, इस तरह दिया गया हो और इस तरह दिया गया हो, ये जितना कोण यहां बनेगा उतना कोण यहां बनेगा। एक ही तरफ मुंह रहेगा तो इसे बोलेंगे संगत कोण। कौन सा कोण बोलेंगे, संगत कोण। एकांतर कोण में क्या था, एक तरफ उस तरफ मुंह, एक तरफ इस तरफ मुंह, तो वो एकांतर कोण था। और संगत कोण में क्या होता है कि दोनों मुंह एक तरफ होता है, तो उसे बोलते हैं संगत कोण। अब संगत कोण से समझते हैं। देखिए इसमें क्या होगा कि जितना कोण यहां बन रहा है, क्या उतना कोण यहां बनेगा कि नहीं बनेगा। जितना कोण यहां बन रहा है, यानी ऐसे जैसे ये खींचा गया है वैसे ही इसको खींच दिया जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, कोण आई बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। और जितना कोण यहाँ पे बन रहा है उतना कोण बताओ यहाँ पे बनेगा कि नहीं बनेगा। ये कोण ये वाला और ये वाला बनेगा, ये कोण क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। कोण क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा।
देखिए, हाँ ये हो गया। हमने बताया था कि जब देखिए कोई कोण ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, देखिए अगर कोई कोण एक ही तरफ मुंह का है, इस तरफ ये भी मुंह है, इस तरफ अगर एक तरफ मुंह रहेगा तो उसे बोलेंगे संगत कोण। जब एक तरफ उस तरफ मुंह रहता है, एक तरफ इस तरफ रहता है, तो उसे बोलते हैं एकांतर कोण। जब दूसरी तरफ एक उस तरफ मुंह, एक इस तरफ मुंह रहता है, तो उसे बोलते हैं एकांतर कोण। लेकिन एक ही तरफ जब मुंह रहता है तो उसे बोलते हैं संगत कोण। संगत कोण यानी जितना कोण ये आई वाला बन रहा है, उसी तरह ये देखो ये वाला बनेगा कि नहीं बनेगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, कोण आई बन जाएगा, बन जाएगा। एक कोण और बचा हुआ है, ओनली एक कोण बचा हुआ है बस। ये अगर ऐसे है, जितना कोण यहां बनेगा उतना ही कोण यहां बनेगा, इसे बोलते हैं सम्मुख कोण। कौन सा कोण? सम्मुख कोण बोलते हैं। अब देखो ये वाला आर वाला, देखो ये ऐसे एक लाइन खींची गई है, एक लाइन ऐसे खींची गई है, ये यहां पे बताओ क्या बनेगा, कोण आर बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? कोण बनेगा। किस कोण से बनेगा? संग वो क्या बोलते हैं, सम्मुख कोण से। हमने बताया इस तरह कोण का रहेगा तो एक तरफ ऊपरा मुंह लगता रहेगा, एक तरफ नीचे लगता रहेगा, तो उसे बोलेंगे संगत कोण। क्या बोलेंगे इसे? सम्मुख कोण। सम्मुख कोण बोलेंगे इसे, सम्मुख कोण बोलेंगे। एक ही तरफ जब मुंह रहेगा तो उसे बोलेंगे संगत कोण। एक तरफ उस तरफ, एक तरफ इस तरफ जब मुंह रहेगा तो इसे बोलेंगे एकांतर कोण। लेकिन ऐसे क्रॉस खींच के रहेगा, गुणा करके रहेगा, ऊपर रहेगा नीचे रहेगा, तो इसे बोलेंगे, इस तरह के कोण को बोलेंगे हम सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण भी कह सकते हो। तो देखते हैं इसमें थोड़ा सा लिखना भी होगा। अब देखिए ये वाला कोण आर हो गया, ये आई हो गया। पहले इसको लिखते हैं। पहले कौन सा त्रिभुज लेंगे? एफ ए सी। कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज एफ ए सी में ये वाला एफ ए सी, इसमें देख रहे हैं। अब देखिए कोण आई जो है वो कोण आई के बन रहा है कि नहीं बन रहा है? किस कोण से बन रहा है? यहां पर मान लीजिए नाम देते हैं इसको, हम यन नाम देते हैं, इसको यम दे देते हैं, ठीक है ना। देखिए ओ ए यन जितना कोण होगा, यानी ये ओ ए यन, कोण ओ ए यन जितना होगा उतना क्या होगा? एफ सी ए। जितना कोण इस पे बन रहा है उतना कोण इस पे बन रहा है। हमने बताया है कि जो बीच वाला होता है उसी को माना जाता है कि उसी पे कोण बन रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पे ए को दिखाने के लिए यहाँ पे ए को बीच में कर रहे हैं, यानी इसीलिए ओ ए यन लिया जा रहा है। ओ ए यन जो होगा वो किसके बराबर हो गया? एफ सी ए के। एफ सी ए के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यानी आई जितना यहाँ है वो उतना आई यहाँ हो जाएगा। किस कोण से होगा? एकांतर कोण से हो जाएगा। एकांतर कोण से हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए फिर उसी तरह देखिए यन ए यम जितना होगा उतना सी एफ या ए एफ, या देखिए ऐसे सी ए एफ हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? क्योंकि जितना आर यहां बन रहा है उतना आर यहां बन रहा है, ए पर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? जितना इस वाले पे बन रहा है उतना ही इस वाले पे बन रहा है। यानी क्या लिख सकते हैं? एन ए यम, कोण एन ए यम किसके बराबर हो जाएगा? एफ ए सी के। किसके? एफ ए सी के बराबर हो जाएगा। किस कोण से हो जाएगा? सम्मुख कोण से हो जाएगा। सम्मुख कोण से हो जाएगा। सम्मुख कोण से हो जाएगा। तो देखिए जितना कोण यहां बन रहा है उतना कोण यहां बनता है। तो हमने क्या बताया था कि जब कोण बराबर होगा तो भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। यानी ए से एफ जितना होगा एफ से सी भी उतना ही होगा। क्या हो जाएगा? ए एफ बराबर क्या हो जाएगा? एफ सी हो जाएगा। सिर्फ इसको ध्यान समझना है बस। ए एफ जितना हो जाएगा उतना एफ सी हो इतना ये हो जाएगा। यहां से यहां तक जितना होगा उतना यहां से यहां तक हो जाएगा।
किससे देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जितना कोण बना उतना ही यहाँ पे कोण बन रहा है। हो गया कि नहीं हो गया? अब देखिए, अगर इस बिंदु को यहाँ पे अगर एकदम पास में ले आए, अगर ए बिंदु को एकदम पास में ले आए तो ए और एफ किसके बराबर होगा? पी एफ। ए एफ पी एफ दोनों बराबर हो जाएगा ना। जब ए बिंदु P के निकट हो, P के निकट हो तो क्या होगा? ए एफ जो होगा वो पी एफ के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ए एफ जो होगा वो पी एफ के क्या हो जाएगा? ए एफ जो होगा वो पी एफ के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखिए, अगर यहाँ पे छोटा सा ले लिया जाए, यहाँ पे मान लीजिए P है, इसके पास में एकदम छोटा सा यहाँ पे A ले लिया जाए तो जितना ये होगा उतना ये होगा कि नहीं होगा? बताओ लगभग। और इसके पास में ले लिया जाए तो एकदम बराबर आ जाएगा नहीं आ जाएगा? एकदम थोड़ा सा फर्क बता जाए तो आ जाएगा नहीं आ जाएगा? दोनों बराबर आएगा। दोनों क्या आएगा? बराबर आएगा। इसलिए अगर इसको पास लिया जाए तो ए एफ जो होगा उतना ही एफ सी हो जाएगा। हो जाएगा। अब देखिए, ए एफ जितना है उतना ही ए एफ एफ सी के बराबर है और ए एफ जो है वो पी एफ के बराबर है। तो हम पी एफ बराबर क्या लिख सकते हैं? पी एफ बराबर एफ सी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि इसके बराबर ये है, ए एफ जिसके बराबर है, ये ए एफ इसके भी बराबर है, ए एफ इसके भी बराबर है, इसके बराबर है, तो एफ सी बराबर या पी एफ बराबर एफ सी लिख सकते हैं। एफ सी लिख सकते हैं, यानी पी एफ जितना होगा ये जितना होगा उतना ही ये होगा। होगा कि नहीं होगा? अगर इस पूरे को हम आधा कर दें, आधा करने के लिए क्या करेंगे? पी सी या बराबर में क्या लिख सकते हैं? पी सी यहां से यहां तक को और बटे में क्या कर दें? 2 कर दें। तो बताओ आधा हो जाएगा नहीं? इसका आधा करने के लिए 2 से पी सी कर देते हैं। देखिए, इतना जितना ये है उतना ही ये है, दोनों बराबर है। दोनों बराबर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? पी एफ लिख करके पी सी लिख कर, ये पी सी लिख करके इसके बटे 2 कर देते हैं। जब 2 बटे करेंगे तो आधा इसका आ जाएगा, आधा इसका आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अब देखिए, पी एफ, यहाँ पी एफ है ना, पी एफ यहां से यहां तक की दूरी क्या बोलते हैं? फोकस दूरी एफ। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी एफ। और यहाँ ये इसके बराबर ही है, ये पी सी यहां से यहां तक की दूरी, यहां से सी होता है ना, सी का मतलब केंद्र, यहां से यहां तक की दूरी क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र का मतलब ये वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। क्योंकि ये पूरा गोला है ना, केंद्र से यहां तक की दूरी क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या किससे लिखते हैं? आर से लिखते हैं। तो यहाँ पीसी के स्थान कितना हो जाएगा? पीसी के स्थान पे आर हो जाएगा और बटे में 2 है तो 2 हो जाएगा। ये हमारा प्रूफ हो गया। इसमें सिर्फ इसी कोण को समझना है, थोड़ा सा कोण को समझना है बस। जबकि अवतल दर्पण में क्या कहा गया? अवतल दर्पण में एकांतर कोण का यूज हुआ है और इसमें किसका? एक संगत कोण का यूज हो गया है और एक सम्मुख कोण का यूज हो गया है। बाकी सब पूरा काम यहां से देखो मिला लेना, सेम टू सेम वैसे काम किए गए। यहां से देखो वैसे ही काम किया गया। जब ये बिंदु निकट होता तब ये दोनों बराबर होता, ऐसे किए कर दिया गया, बस हो गया। ये हमारा प्रूफ हो गया। यही हमें प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया। आज का टॉपिक हम यहीं तक देखने वाले थे और यहां तक देख चुके हैं। अब इसके आगे हम समझेंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनता है, आखिर प्रतिबिंब कैसे आभासी बनेगा, कैसे वास्तविक बनेगा, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा, कब बनेगा, दूर वस्तु रखी रहेगी तब कैसा बनेगा, पास वस्तु रखी रहेगी तब कैसा बनेगा, केंद्र पर रखी रहेगी तब कैसा बनेगा। इन सब के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही देखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।